हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट नोट ट्रस्ट योरसेल्फ में आज के कुछ 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड हम साइड से डिटेल पढ़ेंगे किस प्रकार के वे क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के सबसे पहले हम पड़ोसी देश जान लेते हैं कि कितने हैं। देखिए, एक तो होगा पाकिस्तान, एक हो ये यहाँ से छोटा सा, एक होगा हमारा अफगानिस्तान, फिर तीसरे नंबर पे हो गया हमारा चीन, चौथे नंबर पे नेपाल, पांचवें नंबर पे फिर भूटान, और छठे नंबर पे फिर बांग्लादेश, और सातवें नंबर पे फिर म्यांमार। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो राज्य लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 7। तो अब जान लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ बातें। तो पहला जो देश मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। जो बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है टका। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो सीमा लगी हुई है भारत से वो लगी है 4,96.7 किलोमीटर। अब इनसे जो जो राज्य लगे हैं वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे असम लगा हुआ है, मेघालय लगा हुआ है, मिजोरम लगा हुआ है, त्रिपुरा लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा इससे लगी हुई है। और फिर आगे चल के आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये असम की भी सीमा हर जो ब्लू कलर में है वो बांग्लादेश से लगी हुई है। फिर यहाँ पे मेघालय की हो गई है, और फिर ये त्रिपुरा की, और ये मिज़ोरम की। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कितने राज्य हो गए हैं, ये 1 2 3 4 5 5 राज्य की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। भारत के जो 5 राज्य है उसकी सीमा 5 राज्यों के साथ में साझा करता है। अगला देश है हमारा चाइना, यानी कि चीन। अब जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ से लद्दाख होता है। अब जहाँ ये यहाँ से, सॉरी ये गलत लिख दिया है, तो इसका जो सही होगा लद्दाख होगा। तो ये लद्दाख है। तो लद्दाख हो गया, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर यहाँ पे सिक्किम हो गया, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इससे जो लगने वाले हमारे स्टेट हैं हमारे भारत के, तो बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इससे भी 5 ही स्टेट लगेंगे। और अगला देश की बात करते हैं। अगला देश है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से देख लेते हैं कितने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस लगती है, यानी कि यहाँ से जो भारत की जो सीमा बनाता है पाकिस्तान। तो ये टोटल मिला के जो यहाँ तक की जो सीमा बनाता है वो बनाता है 3323 किलोमीटर की। और जो इसके साथ साथ में जो राज्य है वो गुजरात है, राजस्थान है, और पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, लद्दाख। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि भाई इसमें कितने राज्य हो गए, 1 2 3 और 4 के 5। इसमें भी हम 5 राज्य के साथ में अपने देश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से हम साझा करते हैं। अगले देश की बात करते हैं तो अगला देश है नेपाल। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, चूँकि यहाँ से उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया ये सीमा, फिर बिहार हो गया, फिर ये पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। तो ये भी 5 राज्यों के साथ में हमारी साझा सीमा करता है। अगला जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार के साथ में ये रहा हमारा म्यांमार, और इस म्यांमार के पास में हमारा मिज़ोरम लगेगा, मणिपुर लगेगा, और फिर नागालैंड लगेगा, और ये अरुणाचल प्रदेश लगेगा। तो इस प्रकार ये 4 राज्यों के साथ में 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। हमारे जो 4 राज्य हैं उनके साथ में अगले जो करते हैं वो है भूटान। तो भूटान के साथ में जो सीमा साझा करता है वो सिर्फ करता है 699 किलोमीटर की। ये हमारा यहाँ पे भूटान हो गया, ये सिक्किम की सीमा साझा करेगा, ये पश्चिम बंगाल की सीमा फिर से साझा करेगा, और ये असम की, और ये अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 ही सीमा साझा करता है। और फिर अगला जो 7वां है वो 7वें नंबर पर आएगा हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि ये है यहाँ पर छोटा सा अफ़गानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। परंतु ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ है, जिसे हम पीओके बोलते हैं, या यहाँ पे ये इस प्रकार का कुछ ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अक्सर पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये जो हिस्सा है ये चाइना के कब्जे में, इसे अक्साई चीन बोलते हैं, जो कि अभी लद्दाख में ये यहाँ पे काफ़ी विवादित क्षेत्र चल रहा है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में यह हम बता देते हैं जो अभी हम पढ़े हुए हैं, इसकी जो जो इसकी ट्रिक है, इसकी याद करने की ट्रिक जो इस प्रकार होगी कि हमने बचपन में देखी थी एक एमबीबीएस। तो बचपन में एमबीबीएस देखी, तो एमबीबीएस बचपन में हमने, संजय दत्त की एक मूवी आई थी एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो उसकी ही तर्ज पर हम लेके आए हैं इसकी ट्रिक। तो वैसे बांग्लादेश, और फिर चार से चीन, और फिर पैसा पाकिस्तान, और फिर
न से नेपाल, फिर यहाँ पे इस एम से हम लेके आए हैं म्यांमार, और फिर इस बी से लेके आए हैं भूटान, और इस ए से लेके आए हैं अफ़गानिस्तान। तो बचपन में एमबीबीएस देखी तो याद रखना, ये काफ़ी आसान ट्रिक है भारत के जो सीमा साझा करते हैं उनके साथ में। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी गया है। तो देखो, मैं अभी पीछे एक क्वेश्चन की बात कर रहा था कि ये जो ऊपर का क्षेत्र सारा का सारा, ये वाला, ये इसको बोलते हैं पीओके, और ये जो है अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के कब्ज़े में है, और ये ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसमें कि सबसे काफ़ी मुजफ्फराबाद कई सारे ज़िले हैं, और लास्ट में ये, मैं अभी पीछे फिर से दिखा देता हूँ आपको भारत का मैप। ये रहा, ये नया मैप है और वो पुराना मैप है। तो अब बात करते हैं भारत का जो मानक समय वो कहाँ से लिया गया है। तो जिसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद के पास, नैनी के पास में। जो इलाहाबाद पड़ेगा हमारा, ये पड़ेगा यूपी में, और ये हमारे पास में इलाहाबाद यहाँ को है, और यहाँ के पास में एक नैनी गांव पड़ता है, उसके पास से लिया गया है। क्योंकि ये 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री से लिया गया है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो लिया गया साढ़े, और ये लिया गया ईस्ट से, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व से, जिसका मानक समय, जिसका अर्थ होगा कि हमारा जो मानक समय है ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे होगा। अब ये ग्रीनविच क्या है, आगे चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार का एक ग्रीनविच है। तो ये जो ग्रीनविच है ये इंग्लैंड में एक स्थान है। सपोज करो कि ये पूरी में एक फ़िलहाल एक पेज के टाइप की पृथ्वी खोल देता हूँ, एक पेज के टाइप की, और इसको मैं हाफ कर देता हूँ इस प्रकार से, और इसमें बहुत सारी लाइनें खींच देता हूँ इस प्रकार से। ये सारी सारी देशांतर रेखाएं हो गई है, ठीक है। ये मैं 0 डिग्री मानता हूँ, ये 0 डिग्री में 0 डिग्री मानता हूँ। जो इधर की होगी वो तो होगी ईस्ट, और जो इधर की होगी वो होगी वेस्ट। तो ये ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, जो इधर का समय है, जो इधर का समय उसे पूर्व बोलेंगे, और इधर के समय को पश्चिम बोलेंगे। चूँकि भारत इस 0 रेखा से 82.5 डिग्री सपोज करो यहाँ पे है, तो ये जो स्थान है, ये जो स्थान है वो भारत का मानक समय है। और जी, यहाँ का जो एक शहर है, यानी कि पृथ्वी को जब हम भूमध्य रेखा और उससे बांट देते हैं, तो इस भूमध्य रेखा से कुछ ऊपर को एक स्थान है लंदन के पास में, ग्रीनविच शहर इंग्लैंड का। तो वहाँ से उसका स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, और वहीं से ही हमने ये GMT लिया हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेन टाइम। तो ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ से आया हुआ है। तो आगे चलते हैं अगली बात की ओर। जब ये जो देशांतर है, सपोज करो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, जो ये बीच की डिस्टेंस है, यानी कि इन दो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इन जब सूरज की जो किरण होगी, जब सूरज की किरणें प्रकाशित होगी और वो यहाँ से चल के यहाँ पे जाएगी, तो इसके बीच की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये जो ट्रैवल होगी, इस प्रकार हम किसी पृथ्वी पे किसी भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और दिखा देता हूँ। तो हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक का जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये इसी कारण लगता है, क्योंकि हम ये देशांतर में बटी हुई हैं। हम यहाँ 97 देशांतर है, और ये 68 देशांतर है। तो ये इस प्रकार काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है, तो जिसके कारण ये होता है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन वन के डेल्टा की बात करते हैं हम कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा की जो नदी बनाती है वो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जो इस गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी होगी वो विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये दोनों की दोनों नदियाँ, सबसे बड़ा डेल्टा। तो जो सबसे बड़ा डेल्टा, उसके बाद में कुछ और भी नदियाँ होगी। ये यहाँ पे एक होगी मेकांग नदी, और फिर उसके बाद होगी हमारी ये लीना नदी, और फिर ये इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है किलोमीटर स्क्वायर में ये इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है। नंबर 4 पे होगी हुआंग नदी, और नंबर 5 पे जो नदी होगी वो होगी मिसिसिपी। और ये जो नदी है ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और जी आगे चलते हैं अगले इसी में ही। तो ये जो हम यहाँ से थोड़ी सी बात करेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो होती है ये गढ़वाल में हिमालय यानी कि उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर जो कि एक उत्तराखंड में पड़ेगा यूके में।
यूके में गढ़वाल होता है। वहाँ पे जो हिमालय पर्वत है उसमें एक गोमुख नामक स्थान है जिस पे गंगोत्री गंगोत्री का एक पहाड़ है बर्फ़ का जमा हुआ, यानी कि हिमनद बोलते हैं जिसको, उससे गंगा निकलती है। और फिर साथ के साथ में जो आगे की बात है वो इस प्रकार है कि इस हिमनद के आसपास में और कुछ भी बहुत सारे हिमनद है गंगोत्री के आसपास में, जैसे कि हम लिखा हुआ है नंदा देवी कामेट, ये नंदा देवी ये भी एक तरीके से क्या है, हिमनद है। जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट भी एक हिमनद है, और फिर कामेट हिमनद हो गया, फिर त्रिशूल हिमनद हो गया, ये भी कहीं ना कहीं उसके आसपास के हिमनद है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि जो गंगा का पानी है, गंगा के जो जल है उसमें एक बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु पाया जाता है, जिसके कारण जो गंगा का पानी है वो काफ़ी मात्रा में शुद्ध रहता है, जिससे कि वहाँ से जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं, दूसरों को हानि पहुँचाने वाले, हार्म करने वाले, उनसे वो हमें बचाता है। इसीलिए गंगे का पानी को अगर आप कई साल तक भी रखो रखो तो वैसा का वैसे ही चमकेगा, उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगली जो बात है वो बात आती है कि गंगा का जो उच्चतम पॉइंट है, यानी कि सबसे जहाँ से गंगा निकलती है उसका पॉइंट क्या है, वो समुद्र तल से 3140 मीटर ऊंची है। अब ये समुद्र तल क्या हो गया? समुद्र तल हो गया कि हमने जो हमारे देश में जो समुद्र तल माना गया है वो चेन्नई माना गया है, वो चेन्नई माना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई को भारत का जो समुद्र तल है उसका जो चेन्नई का समुद्र तल है वहाँ से भारत का ये स्टैंडर्ड माना गया है कि यहाँ पे जो पानी का लेवल होगा वो बिल्कुल जीरो माना जाएगा, और जो उससे ऊपर की जगह होगी उसको हम 1 मीटर या 2 मीटर, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो रेलवे के पीले से बोर्ड पर एक लिखा होगा कि मुजफ्फरनगर दिल्ली 500 मीटर नीचे या ऊपर, इस तरीके से, या मेरठ मेरठ 238 मीटर ऊपर। तो इस प्रकार ये क्या होता है, ये चेन्नई का जो समुद्र तल है उससे इतने ऊपर रहता है। तो आइए चलते हैं हम अगले बात की ओर। तो ये है कि जो ये हमारी गंगा नदी है ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलकर 2525 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और ये भारत में कितनी तय करेगी? ये भारत में करेगी 2071 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर। और जब ये नदियाँ इतनी लंबी होती है तो जो इसका भारत का जो सबसे लास्ट का पॉइंट है, आपने एक बांध पढ़ा होगा फरक्का बांध, तो फरक्का बांध जो है वो यहीं पे है। जो फरक्का बांध है भारत का वो सबसे लास्ट पॉइंट है गंगा का, और उसके बाद में फिर फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आइए चलते हैं अगले बात की ओर। तो ये है कि अलकनंदा है, विष्णु गंगा की जो सहायक नदी है वो धौली गंगा है, विष्णु गंगा है, मंदाकिनी है, ये सारी इसकी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम हो जाता है। जो धौली गंगा होती है यानी कि ये वाली जो गंगा होती है ये इसका अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे अब जो आने वाले हैं आप इनको नोट करना। और फिर जो अगला है, नंद प्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से भी संगम हो जाता है। और फिर आगे चलकर ये क्या होता है कि कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडर नदी के साथ संगम होता है। फिर इससे आगे है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलकर इसके साथ भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती है। तो इस प्रकार ये इसके बाद में फिर ये जो स्थान है ये 161 किलोमीटर के आसपास में है ऋषिकेश से। ये ऋषिकेश से देवप्रयाग इतने किलोमीटर के आसपास है। तो उसके बाद में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है जहाँ से ये गंगा कहलाती है। और जो इसका सबसे पहला मैदानी भाग होगा वो होगा हरिद्वार। फिर ये यूपी में प्रवेश करेगी। यूपी में जो इसका सबसे पहला और सबसे लास्ट का जो जिला होगा वो यहाँ पे बिजनौर होगा, पहल जिला। और जो सबसे लास्ट का ज़िला होगा यहाँ पे इसका बलिया होगा। इसमें गंगा में इलाहाबाद में आकर के यमुना भी मिल जाती है, जो कि वो यमुनोत्री से निकलती है, संगम होता है यहाँ पे इसका। किसका संगम होता है यहाँ पे? गंगा का, सरस्वती का, जो कि अभी फ़िलहाल लुप्त हो चुकी है, सरस्वती और यमुना का। इन तीनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है, जो कि फ़िलहाल अभी वर्तमान में सिर्फ यमुना और गंगा ही अस्तित्व में है। तो ये नदियाँ और यमुना
इन दोनों का संगम इलाहाबाद में होता है। और ये लास्ट में कहाँ पे जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर कि ये गिरेगी लास्ट में, अंतिम में हमारे सुंदरबन के डेल्टा में। तो पहल का जो क्वेश्चन था आज का, वही क्वेश्चन था कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, वो करती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। हम बात करते हैं ये हमारा यहाँ से ये सारा का सारा ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा एंडीज पर्वत है, ये सारा का सारा। तो ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांगुआ। एकांगुआ जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये जो एंडीज पर्वत है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि दक्षिण अमेरिका ये है। अगर मैं इसको पूर्व पश्चिम में बांट दूँ, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया है, और ये हमारा पश्चिम हो गया है, और ये दक्षिण हो गया है। तो आप देखोगे कि ये इस साउथ अमेरिका के जो तट है वो पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा का विस्तार करती है। यहाँ पे पंपास हो गया, फिर इसके पश्चिम में ये पैसिफियन सागर हो गया, और फिर ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियंस हो गया, और फिर ये यहाँ पे अमेज़न का जंगल हो गया, जिसे अमेज़न के जंगल को रेनफॉल बोलते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी पीछे से आग लगी थी, और ये अमेज़न नदी है यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके डल रही है। अब बात करते हैं, तो ये कुल मिलाकर के यह पर्वतमाला 7,000 किलोमीटर तक चलती है और लगभग 200 किलोमीटर चौड़ी है। और ये जो इसकी जो औसत जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर चौड़ी है। तो अब इसमें एक पठार आता है भाई साहब, आल्टी प्लानो का पठार। ये पठार यहाँ इस स्थान के आसपास है। ये कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पठार है। जो पहले नंबर का पठार है वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के बाद में इस पठार का नाम आता है। और यहाँ पे ये एक स्थान है बोलिविया। बोलिविया का भी काफ़ी नाम, या आपने पठार सुना होगा, वो भी यहीं पे है। तो आगे आगे का जो क्वेश्चन है वो है, एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 जो देश हैं उनसे होकर गुजर रहा है, ये यहाँ से और यहाँ तक का। जो ये सबसे नीचे का देश है वो जो है वो चिली है। तो आइए बात करते हैं उन देशों के बारे में। ये कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुला। वेनेजुला का एंजिला फार्ट सबसे प्रसिद्ध है, और यहाँ की जो राजधानी है वो काराकस है। अभी यहाँ पर 1 लाख का नोट चला हुआ है इन्होंने अपने देश में। जैसे कि भारत में नोटबंदी के बाद या नोटबंदी की शुरुआत में एक नोट चला था 2000 का, और नए नोटों की करेंसी आई थी। इस प्रकार वेनेजुला ने 1 लाख रुपए का अपना नोट चलाया है। और यहाँ का मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ का झरना काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे एंजिला फॉल्स के नाम से जानते हैं। और चेलू विश्व का सबसे दक्षिणतम बसने वाला देश है। दक्षिणतम बसने वाला देश है, यानी कि आप अगर इसे ग्लोब में देखोगे तो ये सबसे नीचे मिलेगा, इसके नीचे कोई भी देश नहीं बसता। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारूप या ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबरों की संख्या थी वो कितनी थी, और यहाँ पे मैं एक पिक भी लगाया हूँ। ये जो पिक है ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबरों की है। अब देखते हैं इनकी जो संख्या थी वो थी 7, और जो इसके प्रेसिडेंट थे या इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जी यहाँ से ये एन गोपाल स्वामी अयंगर यहाँ के इसके सेकंड सदस्य थे। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके तीसरे मेंबर थे, और ये जो चौथे मेंबर थे कृष्ण लाल मानिकलाल मुंशी, इसे के एम मुंशी बोलते हैं। फिर जो अगले थे वो थे सैयद मोहम्मद साउदुल्ला। फिर जो अगले मेंबर थे वो व्यक्ति थे बी एल मित्र, क्योंकि इसके बाद में इनकी जगह पर बी एल मित्र की जगह पर एन माधव राव व्यक्ति आए थे। और फिर एक व्यक्ति थे लास्ट में टी टी कृष्णमाचारी। इनकी मौत हो गई थी, बीच में ही मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। तो उसके बाद में फिर डी पी खैतान जो थे वो आए थे भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी में। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था उस वक्त वो हुआ था बंगाल से, और इनके लिए जो सीट छोड़ी थी वो जोगेंद्र नाथ मंडल ने छोड़ी थी, जो कि पहले हमारे अंतरिम सरकार के विधि मंत्री थे, और बाद में जो विधि मंत्री बने हैं वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हैं। तो आज की इस क्लास में थैंक यू गाइस। तो अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।